हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस में आपको यहाँ से कम 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं, और सिर्फ ये वीडियो आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 8 से 10 प्रश्न दे के जाएगा। तो अगर आप भी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और इसका नोट्स बना लीजिएगा। पीवाईक्यू डिस्कशन के बेस पे है और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। और इसी में बार बार कहता हूँ कि एग्ज़ाम की जितनी डिमांड उतना पढ़िए प्लीज़। पूरी किताब को कवर करने से अच्छा है कि आप सिलेबस के टॉपिक को कवर करें, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, इस वीडियो के टॉपिक में देखेंगे कुछ टॉपिक्स इन्हें डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें। इसको हम वीडियो के लास्ट में आपको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए कि टेस्ट सीरीज आ गई है, करंट अफेयर की वीडियोज़ आ गई है और बूस्टर सीरीज आ गई है, ठीक है। और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, प्रीलिम्स स्पेशल के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले क्लास ले लेते हैं, क्लास लेके देखिए, फिर उसके बाद से वीडियो के अंत में इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट देखेंगे। इसके आए हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे और 1 बाय 1 करके चैप्टर वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला ही चैप्टर हमारे पास जो आज का है उसको देखेंगे कि पर्यावरण एक परिचय। इससे संबंधित कितने आप तक प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कि वातावरण की अवधारणा निर्भर करती है। यानी जो वातावरण है इसकी अवधारणा कैसे निर्भर करती है, तो वातावरणीय अपघटन पर और वातावरण के कुल आयामों पर, इस पर क्या करती है, ये निर्भर करती है, ठीक है। तो वातावरण के बारे में छोटी सी जानकारी। अगला सतत विकास लक्ष्य जो SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो एक लक्ष्य ऐसा है जो अभी 30 तक प्राप्त करने का नहीं है, तो अंतरिक्ष अनुसंधान क्या है साथियों, अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करेंगे तो ये एक SDG लक्ष्य है जो सतत विकास का लक्ष्य है, जो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत सरकार का पर्यावरण परिरक्षण, ठीक है, संरक्षण का जो अधिनियम पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था, तो सन 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो यहाँ पे प्रश्न है इन सबका आपको क्रक्स शॉर्ट नोट्स अलग से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके नोट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है जैविक एवं अजैविक। क्या है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करता है कौन, अपघटक या नियोजक। मानव क्रियाओं से प्रभावित होता है तो ये वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है आपका वो प्रभावित होता है, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है। ये स्टैटिक भी है। तो जब मनाया जाता है तो उस टाइम इसकी थीम भी, जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिस टाइम, उस वर्ष का देख के आपको इस वर्ष की थीम भी ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। अगला है प्रत्येक वर्ष दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार होता है, किस लिए दिया जाता है। जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है वो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए दिया जाता है। यानी इंदिरा गांधी ये भी से रिलेटेड है, उसके पर्यावरण से रिलेटेड है। एक पुरस्कार है ग्लोबल 500, ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, किसके लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, मैत्रीपूर्ण हो। और ये जो इको मार्क है याद रखिएगा दिया जाना स्टार्ट हुआ था 1991 से, ठीक है, इसको 1991 से दिया जाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, तो इको मार्क समझ गए, इको पार्क जो मार्क है किन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो इको फ्रेंडली हो, ठीक है, उन्हें दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता तथा उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया था, तो इको मार्क को प्रारंभ किया था। और विश्व पर्यावरण सुविधा आरंभ हुआ था, ये कब हुआ था, तो 1991 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट चैप्टर पे आके हम लोग देखेंगे जैवमंडल और बायोम से रिलेटेड है, ठीक है। इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप पूछे गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान देंगे। एक तरफ दिया हुआ है जैवमंडल, एक तरफ दिया है उसकी स्थिति, ठीक है। तो कौन कौन सा है, सिमलीपाल, सिमलीपाल की बात अगर हम करेंगे तो ये कहाँ पर है, सिमलीपाल को अगर हम देखें तो ये स्थित कहाँ है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ठीक है। इसी तरीके से पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में, और नंदा देवी कहाँ पे, उत्तराखंड में। नोकरेक की बात करते हैं मेघालय में। इस तरह के और भी जो भी सारे इंपॉर्टेंट्स हैं उनको आपको नोट करना है। इसी तरीके से दे के राज्य और स्थिति दे के मैच करने के लिए पूछा जाता है, खासकर इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। घटते उत्पादकता के क्रम में परिवर्तन का सही क्रम है, ठीक है। घटते यानी जो एक परितंत्र है उसका घटता इन सबसे ज़्यादा किस में है, तो मैंग्रोव में। उसके वजह से घास का मैदान, फिर झील और सागर, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या है, झील और
सागर। तो इस तरीके से इसका क्रम होता है। इस सिंपल सा पूछ लेता है सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता वाला कौन सा है, तो मैंग्रोव होगा। अगर वहाँ पे ऑप्शन आपको मैंग्रोव दिखे तो मैंग्रोव लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अगला है फिर जैव आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, तो यहाँ भी मिलान करना है। तो मानस का हो जाता है आपका असम, ठीक है। मानस कहाँ पर है, असम में है। सुंदरवन देखेंगे पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अब देखिए होता क्या है कि जो PYQ प्रश्न पूछता है, अभी आप देखें ऊपर वाले प्रश्न, तो आपका देखिए ये है UPPCS प्री एग्ज़ाम 2021, UPPCS प्री एग्ज़ाम 2022। अब क्या है कि यहीं से अगर क्वेश्चन कहा जाए कैसे बना है PYQ से, तो लगेगा कि नहीं PYQ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन अब यहाँ समझिएगा 2021 में जो आपसे पूछा था, अगर PYQ से उसका ऑप्शन को आप अच्छे से पकड़े होते हैं तो नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, इसमें से 2 उठाया है 2022 वाले एग्ज़ाम में, और क्या किया है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके 2 नया अलग से ऐड कर दिया है। तो नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। तो अगर आपको 2 ऑप्शन ये पता होता, ठीक है, तो जहाँ पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन है वहाँ पे आप ये क्वेश्चन को आराम से कर ले गए होते। आई होप सो कि आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ऑप्शन एनालिसिस और जो बूस्टर सीरीज का शॉर्ट नोट्स है आपको किस तरीके से हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में, PYQ खासकर प्रीलिम्स में। तो जो साथी अभी बूस्टर सीरीज नहीं देखे हैं, जाइए, अपडेट पूरी प्लेलिस्ट है, उसको फटाफट से देखिए और PDF उसका टेलीग्राम से ज्वाइन करके उसको PDF ले लीजिए। अंतिम समय में उसको याद है, उसको पॉइंट्स को आप रिवाइज करेंगे, आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उसी नोट से आपको मिल जाने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, SDG से रिलेटेड है। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि ये एक तरफ विकास लक्ष्य दिया हुआ है, ठीक है, और संबंधित कार्य। तो SDG 10 क्या कहता है, असमानताओं में कमी के बारे में बात करता है। सतत विकास लक्ष्य 10 जो है, 13 जो है जलवायु क्रिया के बारे में बात करता है, और 14 जो है पानी के नीचे जीवन के बारे में बात करता है। 15 के बारे में बात करें तो ज़मीन पर जीवन के बारे में बात करता है। अलग से SDG के बारे में कंप्लीट आपको उस नोट्स में हमने शॉर्ट नोट्स आपको दे दिया है SDG के बारे में, तो वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका इससे बाहर नहीं होगा। अब तक जो साथी वाली क्लास कर चुके हैं, आप देख रहे होंगे PYQ वाले एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में सारे प्रश्न आपको वहाँ से जितने भी पढ़ लिए गए वहाँ से आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। पादप प्लवक जो है अधिकता में वृद्धि करते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र में। कहाँ पर, लिम्नेटिक क्षेत्र में। और पानी का खुला क्षेत्र क्या होता है, तो वही लिम्नेटिक क्षेत्र होता है। तो समझिए लिम्नेटिक क्षेत्र क्या होता है, जो पानी का खुला क्षेत्र है वही लिम्नेटिक क्षेत्र है, और उसमें जो है पादप प्लवक जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है कि पोषक स्तर बने होते हैं तो खाद्य श्रृंखला में जीवों से संबंध होने पर, ठीक है, यहाँ पे क्या बनते हैं, पोषक स्तर बनते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के 4 महत्वपूर्ण चरण हैं, ठीक है। कौन कौन से वो चरण हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है क्षीणता, ठीक है, आक्रमण, ठीक है, प्रतिस्पर्धा एवं स्थानांतरण। ये क्या है, पारिस्थितिकी के अनुक्रमण के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, 4 चरण है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, ये तो सब कोई जानता है। पारिस्थितिकी एवं आप देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ठीक है, इसमें क्या पूछे, सर्वप्रथम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो टैंसले ने, AG टैंसले, आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने दिया था। अगला पॉइंट है एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उपभाग नहीं है, सागरीय पारितंत्र का भाग नहीं है। और अगला पॉइंट है वातावरण प्रभावित होता है तो मानव क्रियाओं द्वारा, हम लोग कर चुके हैं। मोनोक्लाइमेक्स, एकल चरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो F, ठीक है, FE क्लेमेंट्स ने, ठीक है, क्लेमेंट्स ने आपको ये चीज़ दिया था मोनोक्लाइमेक्स के बारे में। अगला पॉइंट है समुदाय का संयोजन, संगठन का विकास और पर्यावरण संबंधी का अध्ययन को क्या कहते हैं, संघ पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर आगे आपका वही रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको फिर से प्री 2022 का है, और उसके पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है। ये सतत विकास से संबंधित क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको जो टोटल 17 SDG लक्ष्य हैं वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आपको चीज़ें समझ में आ जाए वहाँ से। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी, तो AG टैंसले के द्वारा, किसके द्वारा, AG टैंसले के द्वारा दी गई थी। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है, दोनों ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्कर इसमें होता रहता है, और आप देखेंगे इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो है एक डायरेक्शन होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है यहाँ पे। अगला है कि एल्यूटक, ठीक है, एल्यूटिक क्या है, एल्यूटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो तालाब। एल्यूटिक पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये है कि जहाँ पे वाटर जो है आपका फ्लो करे, रुके ना। तो तालाब में क्या होता है, तालाब में आप देखेंगे ये एक रुका हुआ जल स्थिति पारितंत्र है, तो एल्यूटिक नहीं होगा ये, ठीक है। जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। और सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी जो डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था किसने, अर्नीज नेस ने, ठीक है, अर्नीज नेस ने इसका प्रयोग
किया था। ठीक है, फटाफट से देखते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पारिस्थितिकी नीचे, ठीक है, संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो धान का खेत। क्या है? धान का खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। और मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी है क्या? कृषि भूमि। ठीक है, मानव द्वारा रूपांतरित पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो कृषि भूमि है। अगला पॉइंट देखेंगे कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो नम भूमि। ठीक है, किससे? जो रामसर सम्मेलन है वो क्या है? आर्द्र भूमियों से संबंधित है। किसी आर्द्र वेटलैंड से संबंधित है। और 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे मनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन से स्टार्ट हुआ था। अगला पॉइंट है कि वह वृक्ष जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी के लिए संकट माना जाता है, मित्र नहीं है, तो एक ये यहाँ पे यूकलिप्टिस है। यूकलिप्टिस जो है इसको या तो पारिस्थितिकी का मित्र मत कहिए, ठीक है, ये मित्र नहीं है, या फिर ये क्या है, जो पर्यावरण संकट है उसके लिए ये यूकलिप्टिस जिम्मेदार है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, सामुद्रिक है। और विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्री है। ठीक है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे साथ ही क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पोषण स्तरों की कम संख्या इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी जैव विविधता बढ़ोतरी के लिए। प्रवाल विरंजक निरंजन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वैश्विक ऊष्मन, यानी जो कोरल ब्लीचिंग होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, कब बिगड़ता है? लकड़ी के काटने पे, यानी वनों के कटान से आप देखेंगे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने लगता है। ठीक है, वनों का ज़्यादा कटान है ना, ये क्या है? पारिस्थितिकी डिसबैलेंस का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। जैव द्रव्यमान वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कब? गहरे सागर में। गहरे सागर में आपको क्या होगा? सबसे न्यूनतम मिलेगा। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी स्थायी मित्र विविधता या नारा है चिपको आंदोलन का। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड था? तो पारिस्थितिकी स्थिति का लेकर खासकर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टर। और झील पारिस्थितिकी पोषक तत्वों के प्रचुरण प्रक्रिया को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि झील हो या उस तरह का पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की मात्रा को उसमें इंक्रीज कर जाती है। उसके इंक्रीज करने के साथ उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सारा का सारा पोषण ही ऑक्सीजन ले लेता है, तो जिससे वहाँ पे जीव क्या होते हैं? मरने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार और उसके पदार्थों का संरक्षण। चौथा चैप्टर यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट उसको देखते हैं फटाफट से। कह रहा है कि इसमें कि वह प्राकृतिक देश जिसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है, जिसको जो है जाना जाता है बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध होता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समृद्ध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक है। क्या है? तो हरे पौधे उसमें क्या है? उत्पादक हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। तो जिस तरीके से आप देखेंगे खाद्य फूड श्रृंखला जब बनती है तो उसमें मानव का भी एक जगह पे उसका रोल देखते हैं, तो वो क्या होता है? उस फूड चेन में कई जगह प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता के रूप में ये आपको दिखाई देता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसमें होता है? तो सर्वाहारी में होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा जैव जगतों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है? वियोजक। ये वियोजक जो है क्या करता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैव तथा अजैव जो जगत हैं उनके बीच में ये भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है कि जलवायु पर्यावरण में DDT सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला पर स्तर के अनुक्रम में बढ़ता है, तो जल पादप, घोंघा, मछली और पक्षी, ये इनका एक क्रम है। ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस तरीके से क्रम बदल रहा है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, पॉइंट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो जैव भू रसायन चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र। कितनी बार ये पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो ऑक्सीजन चक्र में। कहाँ पे? ऑक्सीजन चक्र में जो है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है, तो सीधा होगा। कैसा होगा? सदैव सीधा होगा। अधिकतम कुशलतापूर्वक और
कुशलतापूर्वक जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो क्लोरेला। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लोरेला का नाम याद रखिए। क्या है क्लोरेला? ये क्या करता है कि जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है कि अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है? तो रबर का पौधा। ठीक है, क्या करता है? रबर का पौधा अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। जिस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अब आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पर्यावरण प्रदूषण पे, किसमें? पर्यावरण प्रदूषण पे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं यहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नॉक नी सिंड्रोम से, नॉक सीड सिंड्रोम जो है प्रदूषण के कारण क्या है? तो फ्लोराइड से। क्या है? फ्लोराइड्स के कारण जो है ये सिंड्रोम होता है। और रिंगल मेन स्केल। क्या? रिंगल मेन स्केल का प्रयोग किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है? तो धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। किसका? धुएं का घनत्व मापने के लिए किया जाता है रिंगल मेन स्केल का प्रयोग। वायु प्रदूषण जो सूचक है क्या है? तो ये लाइकेन हो जाएगा आपका। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक सूचक है। और वह देश है जिसमें प्राकृतिक आर्सेनिक जो है, प्राकृतिक आर्सेनिक सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल मिलता है। तो बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश में आपको सबसे ज़्यादा आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलने को मिल जाएगा वहाँ पे। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक होता है जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। जो जितना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या आता है? जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा उसकी ये बारे में उसका ये मापक है। और बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो कीटनाशक। कीटनाशक क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, बहुत ही शानदार सेशन है। पर्यावरण में अगर आप देखें, पर्यावरण के बारे में अगर आप देखें, पर्यावरण और इससे वाले सेगमेंट से TPPCS में कभी कभी 20 से 25, कभी कभी 30 क्वेश्चन भी। ठीक है, और आपके इसी तरीके से में 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही शानदार यह है। कंप्लीट वीडियो को देखिए और इसी तरीके से अगर आप अपना वन लाइनर नोट्स भी बना लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो पहले से कर रखे हैं उनके लिए रिवीजन का भी काम आएगा। तो फटाफट से रिवीजन के तौर पर वो देख लें, लेकिन इस कंप्लीट सीरीज को आप कंप्लीट करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कह रहा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्रदूषण की जांच के लिए। जितना अगर प्रदूषण नहीं होगा तो उस हिसाब से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी? वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होगी। जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम बनाया गया 1974 में। इसे ध्यान दीजिएगा साथियों कि इस तरीके से जितने भी रोकथाम नियंत्रक अधिनियम है उन सबकी एक लिस्ट बना के अलग से PDF आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और उसका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट इस तरीके के सारे डेट जो हैं पर्यावरण के आपको एक जगह मिल जाएंगे, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्या संबंध नहीं है? तो यूट्रोफिकेशन। क्या है ये? यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है, जबकि ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन जो है इसका मूल स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण करता है ये। भारत के बड़े नगरों में वो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो परिवहन खंड। क्या है? परिवहन जो है वो सबसे बड़ा क्या है? प्रदूषण का स्रोत देखने को मिलता है। बादल के जो है जल और सल्फर डाइऑक्साइड के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? तो अम्ल वर्षा यानी एसिडी रेन के लिए अगर पूछे आपसे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और उसके साथ जल। ठीक है, ये क्या होते हैं? किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक है। ठीक है, भूमिगत जल में जो प्रदूषण होता है, भूमिगत जल में जो अजैविक प्रदूषण किससे होता है? आर्सेनिक से होता है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे कि यदि जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा कि अंत में क्या होगा कि जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से जल प्रदूषण होता रहा तो क्या होगा? ऑक्सीजन आपके लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। निम्नीकरण ये ठीक है डिग्रेडेबल प्रदूषक है। तो घरेलू वाहित मल जो है ये क्या होते हैं? डिग्रेडेबल होते हैं। अगला पॉइंट है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? खतरनाक ध्वनि प्रदूषण होता है इसमें। और धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो सीता और अशोक का। क्या? सीता और अशोक। सीता अशोक की जो वृक्ष है ये आप क्या करेगा? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष के रूप में जाना जाता है। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण जो है उसका कारण क्या है? तो जेट उड़ान। क्या है? जेट उड़ान से अधिकतम आपको देखेंगे ध्वनि प्रदूषण होता है। और मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ठीक है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को। जैव अपघटनीय प्रदूषक क्या है? तो सीवेज से जो निकलता है वो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं तो यूरो नॉर्म्स बनाए जाते हैं। और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन है, जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। अगला पॉइंट है
कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा। उर्वरक के अधिक प्रयोग से होगा मृदा, जल तथा वायु प्रदूषण तीनों होगा एक साथ। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है। 2019 के अनुसार गाजियाबाद है। IQ ईयर इंडेक्स के अनुसार 2019 में गाजियाबाद था। स्वचालित वाहनों से निर्वात जो सबसे अविषालु धातु प्रदूषक क्या है, लेड है, ठीक। और जैव निम्नकरणीय क्या है, फिर वही सीवेज हो जाएगा। प्रदूषण संकेतक का पौधा कौन सा है, तो लाइकेन है। फिर लाइकेन है, 2 जगह लाइकेन है जो वायु प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है। तो क्या है, ये वाला पॉइंट आपका लाइकेन हो जाता है। रुधिर वर्षा होती है। रुधिर वर्षा क्या होती है, तो ये इटली में होता है। ब्लड रेनफॉल क्या है, कहाँ पे होता है, इटली में होता है। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जा सकता है कैसे, वर्षा द्वारा। अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया वायुमंडल में तो वर्षा के द्वारा क्या होता है, बहुत हद तक स्वच्छ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, किसी जल में BOD की अधिकतम संकेत देती है कि उसका जल स्तर सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगर उसमें BOD जो है अधिक संकेत दे रही है तो उसका क्या मतलब है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, तो जैविक मरुस्थल देखेंगे आप दामोदर नदी को। किसको, दामोदर नदी को क्या कहते हैं, जैविक मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि सुमेलित करना में प्रदूषक है और एक तरफ उसका प्रभाव है। कार्बन मोनोऑक्साइड से आप क्या प्रभावित होगा, लीवर और किडनी को क्षति पहुंचेगी। नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपको सीधे सीधे कैंसर देंगे। और धूल के कण आप क्या होंगे, स्वास्थ्य संबंधी रोग देंगे। शीशा से क्या होगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो चारों पॉइंट याद रखिएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से लीवर, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर, धूल कण से स्वास्थ्य संबंधी होगा, फेफड़े उफड़े की दिक्कत होगी। और शीशा से क्या होगा, केंद्रीय नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो सौर ऊर्जा है। इसमें प्रदूषण की नाम मात्र की वो होती है, इसमें कुछ नहीं होगा। NAQI से तात्पर्य क्या है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स यही बताता है कि कौन सा सबसे प्रदूषित शहर है और कौन सा नहीं। झीलों में पोषक तत्वों की प्रचुरता क्या कहलाती है, यूट्रोफिकेशन। हमें पहले देख चुके हैं कि जब उसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो यूट्रोफिकेशन होता है। और क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, बढ़ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कम होने लगता है। क्लियर है। अगला चैप्टर है कि जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, उससे रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें पहला देखेंगे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी निकल के आएंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, क्या है, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। भारत में एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, तो पश्चिमी घाट को, किसको, पश्चिमी घाट को माना जाता है। वह पदार्थ जो जैव निम्नकरणीय है, तो ऊन, इसमें से ऊन ऑप्शन दिया होगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका ऊन हो जाएगा। पर्यावरण के लिए जो खतरा है, तो ये वृक्ष हम देख चुके हैं, यूकलिप्टिस है। भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, तो भारत में म्यांमार क्षेत्र, कौन सा, भारत में म्यांमार क्षेत्र है। अगला पॉइंट है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, कौन सा है, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी आप देखेंगे कहाँ पर है ये, तो भारत के आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे यहाँ पर केरल, ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों के जंक्शन पे वाला नीलगिरी वाला पोर्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है, तो कीटनाशक होता है, क्या होता है, कीटनाशक होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि वह जीव समूह जिसकी सर्वाधिक जैव विविधता होती है, तो कवक, कौन सा है, कवक है जिसकी सब सर्वाधिक जैव विविधता होती है। अगला पॉइंट है कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो कौन, प्राकृतिक वनों का विनाश जो है आप देखेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक में से एक होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, तो विंध्यन रेंज ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉट नहीं है। भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। पश्चिमी घाट है, ठीक है, सुंडरलैंड वाला क्षेत्र है, और उसके साथ साथ हिमालयन क्षेत्र है, और उसके साथ साथ आपका श्रीलंका भी उसमें थोड़ा सा आ जाता है। पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाया जाने वाला हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा, तो पश्चिमी घाट। और सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है तो कहाँ पे, वही शांत घाटी में, कहाँ पे, शांत घाटी में पाई जाती है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विलुप्त के संकट के ग्रस्त जो जीव जंतु उनसे संबंधित रेड डाटा बुक, यानी रेड डाटा बुक क्या करता है, इन सबकी क्या करता है, लिस्टिंग करके रखा रहता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, दिसंबर 2002 में। कुछ ऐसे अधिनियम हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जल प्रदूषण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, टाइगर रिजर्व और वन अधिनियम संरक्षण, इन सबको आप एक जगह पॉइंट करके हमने क्लास में ले लिया है, इसको एक जगह आप डिस्कस करके नोट बना लीजिएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है।
अगला है जैव विविधता को अधिक संकट है, किससे प्राकृतिक निवास भी बताएं कि उनके जो वनस्पति विनाश है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा संकट है। अगला पॉइंट है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण, तो प्राकृतिक आवास का विनाश। और ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो फूलों की घाटी में कहाँ पाया जाता है, फूलों की घाटी में से पाया जाता है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था, तो 2011 से 2020 को घोषित किया गया था। क्लियर है। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको इस क्लास के बारे में बताएंगे, तो इस क्लास में ये है पहली चीज़ कि देखिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के हम आपको 4 चीज़ें बता चुके हैं कि जिसमें आपको 4 चीज़ हेल्पफुल करेंगे। पहली चीज़ का आपका PY की और जो भी चीज़ें हैं उसका एक आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ करंट अफेयर, और तीसरा कि आप जितना ज़्यादा ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगा पाएँ, ठीक है। और उसके साथ साथ अब जैसा कि हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे, कुछ दिन बचे रहेंगे, अब तो बहुत ही कम दिन रह गए हैं, 50 दिन से भी कम है लगभग। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके लिए कुछ प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट से। ये क्या हैं, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के प्रीलिम्स में अपना बेहतर कर सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ अभी अगर तैयारी आपकी पूरी है, आपने कंप्लीट नहीं कर रखी है, कुछ आपको वहाँ से लग रहा है कि और करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो हम कहेंगे करंट अफेयर चैनल पर जाइए, आपको कंप्लीट करंट अफेयर जैसे अगस्त 2024 इसी तरीके से आपको कंप्लीट हर एक महीने का करंट अफेयर वीडियो मिल जाएगा। और इस कह रहा हूँ कि यहाँ से करंट अफेयर आप कवर कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट सीरीज, आपको अलग अलग चीज़ की टेस्ट सीरीज मिल रही है यहाँ पे। फिलहाल दृष्टि का टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कीजिए। और PDF के लिए आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये बूस्टर सीरीज है, ये क्या है, इसमें PY के और टेस्ट सीरीज के एक शॉर्ट नोट्स हैं जो आप परीक्षा के अंतिम दिनों में रिवाइज करेंगे। तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा कि ये आप चीज़ कवर करें, उसके नोट्स को कवर करें और ऐसा ही नोट्स बनाने का प्रयास करें टेस्ट सीरीज देने के बाद या बाकी कोई भी PY क्यूज़ पढ़ने के बाद से, ठीक है। आई होप सो की बातें आपको समझ में आ गई हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।